मसीही का तमाम ये संबोधि माल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी खबरें मनी सेंट्रल में डिस्कस होंगी, कौन सा हिस्सा है इस कार्यक्रम की। शुरुआत होगी रेलवे की 2 कंपनियों का होगा विलय, क्यों कर रही है सरकार तैयारी, इस पर चर्चा करेंगे। कंपनियों को सता रहा मंदी का डर, क्या वाकई सितंबर के बाद कम होगी महंगाई। रवि के समर्थन मूल्य का क्या होगा बाजार पर असर, रोके क्यों नहीं रुक रही गेहूं की महंगाई, और चीन क्या छुपा रहा है, इस पर होगी आज चर्चा। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम जल्द ही रेलवे की 2 कंपनियों आईआरसीटीसी और रेलटेल के विलय पर फैसला ले सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों को लेकर रेल मंत्रालय ने दीपम की राय मांगी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य संजीव सान्याल, जो पूर्व में वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार थे, की तरफ से रेलवे की दोनों कंपनियों के विलय का प्रस्ताव दिया गया था। सर, सरकार क्यों करना चाहती है इन कंपनियों का विलय? नीतिगत आधार पर ये हाल फिलहाल के महीनों में रेलवे की दृष्टि से सबसे बड़ी खबर है और रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, नौकरियों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान है और उस दृष्टि से ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय और रेल के पूरे ऑपरेशंस का पुनर्गठन शुरू कर दिया है, यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। आईआरसीटीसी जो कि बेसिकली ई टिकटिंग और रिजर्वेशन का काम देखती है और कैटरिंग का काम देखती है, और रेलटेल कॉरपोरेशन जो रेलवे के इंटरनल नेटवर्क को देखती है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का, जिस पर किसके आधार पर रेलों के का संचालन होता है, उनके विलय का एक प्रस्ताव दीपम को यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मैनेजमेंट को भेजा गया। ये प्रस्ताव इसलिए रेलवे के पुनर्गठन की शुरुआत है क्योंकि पिछले साल केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई थी वित्त मंत्रालय में, जो सरकार आर्थिक सलाहकार थे संजीव सान्याल की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने रेलवे के पुनर्गठन की बड़ी सिफारिशें की थी और उन सिफारिशों की शुरुआत अब यहाँ से होती है। हमें याद रखना होगा कि इसी तरीके की एक सिफारिशों का दौर पहले भी आ चुका है रेलवे में, जब राकेश मून कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उसने रेलवे को भी पुनर्गठन करने की बात कही थी। उन सिफारिशों का एक हिस्सा है जिसमें 2 बड़ी कंपनियों का, एक कंपनी सूचीबद्ध है और दूसरी कंपनी का विलय किया जा रहा है। इसके अलावा उस सिफारिश में यह भी कहा गया है कि आईआरसीटीसी को जो रेलवे का सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम है, जिसको हम क्रिस बोलते हैं, सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, उसके टेक ओवर का अधिकार भी दिया जाए। यह प्रस्ताव भी दीपम को भेजा गया है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को, लेकिन इसको लेकर काफ़ी ऊहापोह है रेलवे के अंदर, क्योंकि आईआरसीटीसी केवल टिकटिंग का काम करती है और रेलवे का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे और ऑपरेशंस भी शामिल हैं, जिसमें कि फ्रेट का ऑपरेशंस भी है, मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हैं, बहुत सारे और कोर फंक्शंस हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट हैं। तो क्या आईआरसीटीसी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि क्रिस का रोल काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा 2 कंपनियों को बंद करने की बात भी इस सिफारिश में कही गई है। इसमें एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे के भीतर का, रेलवे के विभाग में, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स, और दूसरा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कोर। इन दोनों के को बंद करने की सिफारिश भी की गई है। इस पर भी तैयारियां चल रही हैं। शायद 2023-24 के लिए इसकी डेडलाइन थी अगले साल तक की। यहाँ से अगर दीपम का प्रस्ताव मंजूर होता है शुभम, तो फिर रेलवे के पुनर्गठन की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी और हम देखेंगे कि रेलवे में जो तमाम विभाग हैं उन्हें आपस में मिलाकर रेलवे को थोड़ा चुस्त और एक स्वस्थ सा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश शुरू होगी। देश में अधिकतर कंपनी के सीईओज का मानना है कि अगले 1 साल के अंदर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। कंसल्टेंसी और रिसर्च फर्म केपीएमजी ने भारत और दुनिया भर के सीईओज के साथ एक सर्वे किया और उस सर्वे में जानकारी निकलकर सामने आई है। सर्वे से पता चला कि भारत में 66% सीईओज को लग रहा है कि साल भर में मंदी आ सकती है और 86% सीईओ ने माना है कि कंपनी की कमाई 10% तक घट सकती है। वैश्विक स्तर पर 86% सीईओज मान रहे हैं कि 1 साल के भीतर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। सर, ये अनुमान क्या बताते हैं? मंदी आएगी, इस बात की संभावना अब पूरी तरह स्पष्ट होने लगी है और केपीएमजी का सर्वे बाकी कई अलग अलग डायमेंशंस बताता है, पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो भारतीय सीईओ के बीच में है, भारतीय कंपनी के प्रमुखों के बीच में 10% की कमाई में
में गिरावट काफ़ी बड़ी गिरावट है। हालांकि ये सर्वे मान रहा है कि भारत की मंदी लंबी नहीं होगी, कुछ महीनों के बाद निपट जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, या उसमें उतना बड़ा असर नहीं होगा। पर कंपनियां अब अपनी आय में कटौती के आकलन करना शुरू कर चुकी हैं, और ये एक महत्वपूर्ण बात है इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक उस समय जब भारत में आर्थिक ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है, उस समय कंपनियां मंदी की तैयारी कर रही हैं। और जब भी हमें शुभम दिखता है कि कंपनियां मंदी की तैयारी करती हैं तो वो खर्च सिकोड़ती हैं, वो मांग में कमी के लिए अपने उत्पादन ढांचे को तैयार करती हैं, और मंदी आने की संभावना में कीमतों में बढ़ोतरी करती हैं। और ये तीनों चीज़ें इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो अगर कंपनियां मान रही कि उनकी आय में 10% की कमी आएगी, तो उनके निवेश में भी आने वाले समय में कमी आएगी। जबकि पूरी कोशिश इस तरफ से, सरकार की तरफ से या बाकी जगह से, ये होनी चाहिए कि भारत में अगर मंदी आती भी है तो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की या निजी निवेश की रफ्तार में कोई बड़ी गिरावट ना दिखाई दे आने वाले 6 महीनों में। क्योंकि अगर निजी निवेश की रफ्तार में और ज़्यादा गिरावट दिखाई दी तो बेरोजगारी को लेकर या रोजगारों की चुनौती आने वाले 6 महीनों में और विकट होगी। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2005-6 से लेकर 2019-20 तक 15 वर्षों के दौरान भारत में 41 करोड़ से ज़्यादा लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर निकले। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005-6 तक भारत में 55.1% लोग गरीब थे, और 2019 से 21 में ये आंकड़ा घटकर 16.4% रह गया है। सर, इस आंकड़े में कोविड का पूरा असर शामिल है या अभी नहीं? नहीं, इस आंकड़े में कोविड का पूरा असर शामिल नहीं है। और भारत में गरीबी को लेकर हमारे पास 2 आंकड़े हैं। एक रिपोर्ट भारत में अभी एक हफ्ते पहले आई थी, जब वर्ल्ड बैंक ने अपनी इनकम इक्वलिटी और पॉवर्टी रिपोर्ट में बताया था कि भारत में कोविड के दौरान करीब 5.6 करोड़ लोग गहरी गरीबी में धंस गए। और ये भी कहा था उस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कि दुनिया में जो 7 करोड़ लोग कोविड के कारण गरीबी से प्रभावित हुए, उनमें बड़ी संख्या भारत के लोगों की है। यूएनडीपी की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रिपोर्ट पॉवर्टी को नापने का या गरीबी को नापने का एक नया फार्मूला है जो पिछले 10 सालों में दुनिया में अप्लाई किया गया। इसमें केवल वही गरीबी नहीं है जो कुपोषण या पोषण के आधार पर नापी जाती है, यानी भोजन के आधार पर। इसमें तमाम सामाजिक सेवाओं को जो एक्सेस है, हेल्थ की, एजुकेशन की, और बहुत सारी और भी पैमाने हैं जिनके आधार पर इस गरीबी का आकलन किया जाता है। यह आंकड़ा हमें 2015 से 2019-20 तक का है। अपनी इस रिपोर्ट में बड़े स्पष्ट रूप से यूएनडीपी ने लिखा है कि जो कोविड का असर था भारत की आबादी के ऊपर, उसका आकलन नहीं किया जा सका, क्योंकि इस रिपोर्ट के अधिकतम आंकड़े, करीब 71 से 75% आंकड़े कोविड आने से पहले जुटा लिए गए थे। तो यानी अगर हमें माने कि कोविड आने से पहले भारत में गरीबी में या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कमी आ रही थी, तो उस प्रक्रिया को बुरी तरह कोविड ने प्रभावित किया है। तो अगर आप 2 रिपोर्ट्स एक साथ रखकर देखें, इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी पॉवर्टी में कमी आती है, लेकिन उसके बाद विश्व बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि पिछले 2 सालों में भारत में गरीबी की व्याधि और ज़्यादा बढ़ी है। रिपोर्ट ये भी मान रही है कि आबादी के कुल प्रतिशत के हिसाब से भारत में अभी भी दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन गरीबी की चपेट में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि महंगाई के खिलाफ उसकी लड़ाई लंबी चलेगी और केंद्रीय बैंक हार नहीं मानेगा। सोमवार को स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने महंगाई को लेकर यह बयान दिया है, और साथ में यह भी कहा है कि रिटेल महंगाई सितंबर में ऊपरी स्तर बना चुकी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर आरबीआई महंगाई को घटाने में सफल होता है तो दुनिया भर में भारत को सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में रहने में सहायता मिलेगी। सर, पहला सवाल, क्या सितंबर में वाकई महंगाई पीक आउट हो जाएगी? और दूसरा, एक जो चर्चा चल रही है कि वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखेगा आरबीआई, वहां से क्या कुछ खबरें मिल रही हैं? रिजर्व बैंक का ये बयान शुभम उस चिट्ठी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने जुलाई में भी और अगस्त में भी और इससे पहले भी लगातार कहा था कि अगस्त में महंगाई भारत में अपनी अधिकतम ऊंचाई छू चुकी है। भारत में भी सरकार की तरफ से बहुत सारे लोगों ने कहा था। महंगाई ने, और खासतौर से फूड इन्फ्लेशन ने, खाद्य महंगाई ने बुरी तरह चौंकाया और उसमें हमने बढ़ोतरी देखी। रिजर्व बैंक सरकार को जो अपना जवाब देगा उसमें उसे ये स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि भारत में महंगाई कम क्यों नहीं हुई। शायद रिजर्व बैंक के शर्त ये तर्क देगा उसमें कि भारत में खाद्य महंगाई और बाजार में जो सामानों की आपूर्ति और मानसून का असर, इन सारी चीज़ों के कारण महंगाई की दर में बढ़ोतरी हुई है। कहना मुश्किल है कि अक्टूबर की महंगाई सितंबर की तुलना में कोई बड़ी गिरावट के साथ सामने आएगी। ये मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे और भी प्रेशर हैं जो
पोस्ट फेस्टिवल प्राइस राइज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तमाम कंपनियां रुपए की गिरावट को पास ऑन करने के लिए इस डिमांड का इंतजार कर रही थी, जो त्योहारों की मांग अभी हमारे सामने है। इसके खत्म होने के बाद हमें महंगाई की दर में एक बढ़ोतरी, बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इसी बयान में रिजर्व बैंक की तरफ से यह भी कहा गया है कि महंगाई की लड़ाई लंबी चलेगी, यानी ये लड़ाई लंबी होगी और इसे हमें लंबे समय तक लड़ना होगा। यानी संकेत यह है कि महंगाई की दर 7.5%, 7.4% से 7.3 या 7.2 हो जाए, पर जो भारत के लिए रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर की सबसे ऊंची सीमा है 6%, पूरे इस साल महंगाई उससे ऊपर ही रहेगी और उससे नीचे आने में शायद अगला साल आ जाएगा। इसके साथ रिजर्व बैंक ने यह भी बात कही है, अगर आप रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए उस हिसाब से रिजर्व बैंक के मान रहा है। इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैं जो महंगाई के बारे में पूरी गणित को फिर से पटरी से उतार सकती हैं, जैसा हमने जुलाई और अगस्त के दौरान देखा था। लेकिन शुभम, इसका कोई असर मुझे नहीं लगता या अभी विशेषज्ञों को नहीं समझ में आता कि रिजर्व बैंक के ब्याज दर बढ़ाने के कार्यक्रम पर पड़ेगा। दिसंबर में रिजर्व बैंक 30 से 35 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, इस बात के पूरे अनुमान लग रहे हैं। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। मंगलवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सभी रबी फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का ऐलान हुआ है। गेहूं के समर्थन मूल्य को 110 रुपये बढ़ाकर 2115 रुपये किया गया है। चने के समर्थन मूल्य में 105 रुपये और सरसों के समर्थन मूल्य में 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि रबी फसलों का बाजार भाव देखें तो चने को छोड़कर बाकी सभी फसलों का बाजार भाव समर्थन मूल्य के ऊपर चल रहा है। सरकार जब भी किसानों से फसल खरीद करती है तो यही समर्थन मूल्य उसका मानक होता है, इसी समर्थन मूल्य पर खरीदारी की जाती है। सर, इस एमएसपी के बाद कीमतों की परिस्थिति आप कैसी बनती देख रहे हैं ओवरऑल सारी फसलों की बात करें तो? अब यहां से शुभम, बाजार और सरकार के बीच एक बड़ी जद्दोजहद शुरू हो रही और हम पूरे 24 महीने का एक क्रम देखने जा रहे हैं बाजार में, जहां सरकार बाजार में कीमतें कम करने की कोशिश करेगी और बाजार को इस बात का संकेत मिल गया है कि सरकार उसे उतना पैसा नहीं देना चाहती जितना पैसा बाजार दे रहा है। और ये अंतर आज के रबी के समर्थन मूल्य में होगा और समर्थन मूल्य लाने में शायद सरकार की सबसे बड़ी दुविधा भी यही थी और इसलिए सामान्य परिस्थितियों में सितंबर में आ जाने वाला रबी का समर्थन मूल्य इतने समय के बाद आया। दुविधा क्या थी सरकार की? बाजार में कीमतें सारी फसलों की, जो रबी की फसलें उनकी सबकी कीमतें बाजार मूल्य पर में सरकार के समर्थन मूल्य से पहले से ही ऊंची हैं और बाजार को इस बात का अंदाज भी था कि वो कीमतें ऊपर रहेंगी। जैसे आप रबी की फसलों का एमएसपी और मंडी भाव देखें, गेहूं की कीमत, गेहूं पर हम अलग से चर्चा करेंगे। गेहूं की कीमत देखें, सरकार का एमएसपी इस बार आया 2125 रुपये, मंडी भाव 2300 रुपये। चना को छोड़ दें, सरसों देख लें, मसूर देख लें, सारी फसलें, जबकि दालें 700 से 1000 रुपये तक ऊपर बाजार में बिक रही हैं। जौ की कीमत देख लें 1735 से 2720 का, ये मंडी के भाव हैं। यानी बाजार अब सरकार से यह अपेक्षा कर रहा था कि किसानों को कम से कम उतनी कीमत मिलेगी जो कीमत बाजार उन्हें दे रहा है। अब यहां से जो सबसे बड़ी चुनौती वो 2 तरीके की। क्या इस साल सरकार अपनी पूरी खरीद कर पाएगी रबी की? पिछले साल हमने गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सरकार को गेहूं की पर्याप्त खरीद होते नहीं देखा था, जिसका पूरा असर हमें पूरे साल गेहूं की कीमतों पर दिखाई दिया और आज गेहूं की कीमत करीब 2700-2800 रुपये पर क्विंटल के आसपास बाजार में मौजूद है, जिसको लेकर सरकार के भीतर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि वो दखल देंगे बाजार में अगर जरूरत होगी। अब ये सारी फसलों की कीमत जो बाजार का बेंचमार्क है उससे नीचे है। ऐसी स्थिति में सरकार की खरीद पर दबाव बनेगा और दूसरी चीज़ है कि बाजार में महंगाई की अंतर्धारणा, ये जो महंगाई का एक्सपेक्टेशन है ग्रेन के मार्केट में, फूड इन्फ्लेशन, वो कम होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सरकार उसे एंकर कर सकती थी या रोक सकती थी, पर यहाँ सरकार के बजट की एक बड़ी दुविधा दिखाई देती है। और दूसरी चीज़ ये कि क्या इस कीमत पर इस बढ़ोतरी के बाद और सरकार को पर्याप्त अनाज की अगर खरीद नहीं होती है तो मुफ्त अनाज की स्कीम कब तक जारी रखी जा पाएगी? सर, गेहूं की बात करें, 110 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर अब कैसी संभावना आपको बनती दिख रही है? गेहूं सबसे सेंसिटिव फसल रबी के दृष्टि से और भारत की दृष्टि से है और रबी में गेहूं में पिछले साल का सीजन भी सरकार के लिए बहुत अच्छा नहीं गया। सरकार की खरीद पूरी नहीं हो सकी, निर्यात को लेकर गफलत हुई, पहले निर्यात खोला गया पर उस पर रोक लगाया गया और वो जो मोमेंटम शुभम पिछले इस साल के रबी सीजन के अंत से बनना शुरू हुआ था, यानी मार्च अप्रैल से जो मोमेंटम कीमतों में बढ़ोतरी का बनना शुरू हुआ था,
वो बढ़ते बढ़ते अब त्योहारों पर, इन त्योहारों पर 2700-2800 रुपए के आसपास आ गया है। यानी अगर आज आप बाजार की कीमत देखें तो बाजार से सरकार के एमएसपी में करीब 500 रुपए के आसपास का फर्क दिखता है। यानी बाजार उसी किसान को उसी गेहूं के 2700-2800 रुपए देने को इस समय तैयार है। हालांकि इसमें थोड़ी दबाव गिरावट आएगी जब नई फसल आना शुरू होगी रबी की, अगले सीजन की, लेकिन फिर भी बाजार को बेंचमार्किंग मिल गई है और इसलिए गेहूं की महंगाई हमें लगता है रबी की नई फसल आने तक, रबी में कितनी फसल आती है, कितना उत्पादन होता है और सरकार कितना खरीद कर पाती है, इस पर बनी रहेगी। और इसलिए अभी से लेकर, यानी खरीफ की फसल की आवक से लेकर अक्टूबर से लेकर और मार्च तक गेहूं की कीमतों में किसी बड़ी कमी की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। गेहूं की महंगाई शायद इस साल भी, ये पूरा साल गेहूं की महंगाई का मार्च से मार्च तक का पूरा साइकिल पूरा होगा, इस बात की संभावना में दिख रही है। अब देखिए, आप मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट जो ये बता रही है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी गेहूं की महंगाई आखिर रुक क्यों नहीं रही है। दिवाली से ठीक पहले गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गई हैं और महंगे गेहूं की वजह से आटा, मैदा और सूजी के महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए गए, लेकिन गेहूं का भाव घटने के बजाय लगातार बढ़ ही रहा है। महज 2 हफ्ते में प्रति क्विंटल भाव 100 रुपए से ज्यादा बढ़ गया है। 3 अक्टूबर को दिल्ली में गेहूं का भाव 2519 रुपए प्रति क्विंटल था और सोमवार को ये 2620 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने सोमवार को कहा कि जरूरत पड़ी तो गेहूं की महंगाई को काबू करने के लिए सरकार अपने स्टॉक से खुले बाजार में गेहूं बेचेगी। लेकिन सरकार के गेहूं भंडार को देखें तो उसमें स्टॉक 14 वर्षों के निचले स्तर पर है। 1 अक्टूबर तक केंद्रीय पूल में 227 लाख टन गेहूं दर्ज किया गया है, जो अक्टूबर की शुरुआत में पिछले साल के मुकाबले 51% कम है और 2008 के बाद सबसे कम स्टॉक है। केंद्रीय पूल में गेहूं के सरकारी स्टॉक के लिए नियम कहता है कि सरकार के पास ऑपरेशनल और रणनीतिक जरूरत के लिए 205 लाख टन गेहूं का भंडार होना जरूरी है। यानी इस बार सरकार के पास जितना स्टॉक है वो ऑपरेशनल और रणनीतिक जरूरत से थोड़ा ही ज्यादा है। यानी सरकार के पास खुले बाजार में बेचने के लिए ज्यादा गेहूं नहीं है। सरकार ने हाल में आटा निर्यात के नियमों में बदलाव किया है और आयातित गेहूं से तैयार होने वाले आटे के एक्सपोर्ट को खोला है। यानी जो कारोबारी आटे का निर्यात करना चाहते हैं उनके लिए पहले गेहूं का आयात का बंदोबस्त किया जाए, फिर उसका आटा बनाकर एक्सपोर्ट किया जाए। गेहूं आयात का मौजूदा नियम कहता है कि इंपोर्ट पर 40% टैक्स लगेगा और ऊपर से इंपोर्ट के लिए माल भाड़ा अलग से। ग्लोबल मार्केट में गेहूं का भाव देखें तो ऑस्ट्रेलियाई गेहूं का भाव 3000 रुपए से ऊपर है और रूस के गेहूं का भाव 2600 रुपए के ऊपर। ऐसे में 40% इंपोर्ट ड्यूटी और माल भाड़ा मिलाकर गेहूं आयात की गुंजाइश नहीं दिखती। गेहूं की नई फसल की बात करें तो अभी सिर्फ बुआई शुरू हुई है और मार्च से पहले मंडियों में नई फसल आने के आसार नहीं है। यानी कम से कम 6 महीने तक गेहूं की महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। रूसी कच्चे तेल के भाव पर कैपिंग को लेकर G7 देशों की योजना को भारत का साथ मिलने की संभावना कम है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत कैपिंग का समर्थन नहीं करेगा क्योंकि रूस की तरफ से भारत को सस्ते में तेल दिया जा रहा है और भारत की तेल जरूरत पूरा करने में सऊदी अरब के बाद रूस दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। रिपोर्ट्स की माने तो मौजूदा समय में रूस की तरफ से भारत को कच्चे तेल पर प्रति बैरल 15 से 20 डॉलर का डिस्काउंट दिया जा रहा है। उधर रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि जो भी देश रूस के तेल पर भाव की कैपिंग लगाने की योजना जो बन रही है उसमें शामिल होंगे, उन्हें रूस की तरफ से तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह रोक दी जाएगी। सर, पहला सवाल, यूरोप के देश रूस की ऑयल कैपिंग पर कहां तक बढ़ चुके हैं, कितनी तैयारी कर चुके हैं? दिसंबर के पहले हफ्ते में कैपिंग पे अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। अब यूरोप के देशों की निर्भरता रूस पर पिछले 6 महीनों में काफ़ी कम हो गई है। वैसे भी हम इस पर चर्चा करते रहें कि जितनी गैस रशिया से यूरोप के बाज़ारों के देशों को जाती थी उसमें अधिकांश की आपूर्ति बंद है, केवल एक पाइपलाइन चल रही है। तो यूरोप ने पिछले 6-7 महीनों में सर्दी को देखते हुए और अपनी ज़रूरतों के लिए गैस की व्यवस्था कर ली है और गैस जुटा ली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि तेल पर निर्भरता भी धीमे धीमे कम होती जा रही। खुले बाजार से तेल खरीद कर यूरोप के देशों ने अपने रिजर्व्स भी तैयार कर ली हैं। मौजूदा परिस्थिति में जब हम एक नया गुट बनता देख रहे हैं ओपेक देशों और रशिया के बीच में,
तो यूरोप और अमेरिका ये चाहेंगे कि रूस के कच्चे तेल के ऊपर एक और प्रतिबंध, ये प्रतिबंध अधिकतम कीमत के तौर पर आए, इसे आगे लगाया जा सके। रूस ने अपनी बात बिल्कुल तरह से स्पष्ट कर दी है कि वो उन देशों को तेल की आपूर्ति या गैस की आपूर्ति नहीं करेगा जो इस प्रतिबंध का हिस्सा बनेंगे। और ये नई जंग तेल के बाजार में अगले 2-3 महीनों में हमें सामने दिखाई देगी। इसका असर बाजार में कीमतों पर कितना पड़ेगा, तब तक मंदी की क्या परिस्थिति होगी और मांग में कितनी कमी आएगी, ये अलग पैमाने, अलग गणनाएं हैं जो इसके पैरेलल चल रही हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन, नाटो के देश और अमेरिका के देश शायद रूस के तेल पर अधिकतम कीमत की शर्त ज़रूर लगाएंगे, इसकी तैयारियां दिख रही हैं। सर, दूसरा सवाल भारत की तरफ से, अगर मान लीजिए भारत इस व्यवस्था का, इस योजना का हिस्सा नहीं होता है, तो क्या रूस से सस्ता तेल भारत को मिल सकेगा, मिलता रहेगा? भारत के लिए डिप्लोमेटिकली ये फैसला करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। भारत को अगर ये, क्योंकि पहली बार प्रतिबंधों के बाद एक तेल को लेकर, डायरेक्ट एनर्जी को लेकर रूस के ऊपर सख्ती होने जा रही है। भारत और चीन अगर इससे अलग रहते हैं तो इसके आप कई सारे अपने कूटनीतिक मतलब हैं जिसके संकेत दुनिया में जाएंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी मुहिम अमेरिका की अगुवाई में चल रही है अमेरिका की तरफ से। तो भारत को अब स्पष्ट करना होगा कि वो फिर किस दिशा में खड़ा हुआ है। हालांकि भारत का अभी तक स्टैंड ये रहा है कि हमें जो सस्ता कच्चा तेल उपलब्ध कराएगा हम उससे लेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि जहाँ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल चुनौतियाँ या ऑपरेशनल स्तर के ऊपर, संचालन स्तर की चुनौतियाँ ये हैं कि इस कैपिंग के साथ यूरोप के देश उन सारी शिपिंग कंपनियों पर भी सख्ती करेंगे जो रूस से कच्चा तेल उठाकर टैंकर के जरिए दुनिया के बाजारों में पहुंचाती हैं, क्योंकि रूस से आने वाला कच्चा तेल अधिकांश भारत और चीन में आने वाला कच्चा तेल समुद्री रास्तों से शिपिंग कंटेनर्स के जरिए आता है। और अगर उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया, उनके बीमा की सुविधाएं बंद की गई और अधिकांश कंपनियां यूरोप में हैं, तो भारत को क्या सस्ता कच्चा तेल मिल पाएगा? तो ये तय करना होगा भारत को कि संचालन के तौर पर क्या वो सारी शिपिंग कंपनियां भारत को अकेले कच्चा तेल सप्लाई करती रहेंगी, और अगर नहीं करेंगी तो भारत क्या ये डिप्लोमेटिक जोखिम लेगा कि वो एक बड़े गुट के साथ के विरोध में खड़ा होकर रूस के कच्चे तेल की कैपिंग का समर्थन ना करे। सरकार की तरफ से भी स्पष्ट रूप से इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है। शायद अभी कुछ और खींचतान और बहुत सारी तैयारियां दुनिया में चल रही हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, लेकिन भारत के लिए को ये तय करना पड़ेगा कि वो अगर रूस के साथ इस कैपिंग के पूरे मामले पर उसके साथ खड़ा होता है तो फिर वो जो आपूर्ति तेल की है वो सुनिश्चित हो सके और वो शिपिंग कंपनियां भारत को तेल देती रहें। दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने इस हफ्ते आने वाले जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों को जारी करने से फिलहाल टाल दिया है। जीडीपी ग्रोथ के अलावा अर्थव्यवस्था की सेहत को दर्शाने वाले अन्य आंकड़ों को भी जारी करने से टाला गया है। आंकड़े को टालने की वजह फिलहाल नहीं बताई गई, लेकिन माना जा रहा है कि हफ्ते भर के लिए चल रही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक को देखते हुए आंकड़ों को जारी नहीं किया गया। इसी बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल को 5 वर्षों तक बढ़ाए जाने पर भी फैसला होना है। सर, चीन के आंकड़े ना आना इतना ज़्यादा चिंता में क्यों डालता है दुनिया को और अन्य अर्थव्यवस्थाओं को? चीन के आंकड़े ना काफ़ी बड़ी सरप्राइज़ है और बाजार को कोई इस तिमाही के और निवेशकों के इस तिमाही के आंकड़ों की उम्मीद थी, क्योंकि जुलाई सितंबर के आंकड़ों के आधार पर चीन में भविष्य में जो निवेश की परिस्थिति है वो पता चलेगी। पर चीन ने केवल जीडीपी के आंकड़े ही नहीं रोके हैं, चीन ने और भी ट्रेड के और कई सारे महत्वपूर्ण आंकड़ों को रोका है। अब इसके 2 बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। एक तो ये कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस चल रही है, चीन ने आधिकारिक रूप से कहा कि वो आंकड़ों पर काम कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि बाजार ये मान रहा है कि चीन में गहरा स्लोडाउन है, क्योंकि इस दौरान कोविड के लॉकडाउन कई सारे प्रमुख शहरों में हुए हैं, उनका असर चीन के औद्योगिक उत्पादन पर दिखाई दे रहा है। और अगर चीन के ये आंकड़े थोड़े डिले के बाद आते हैं और इनमें आर्थिक विकास दर पिछली तिमाही से और ज़्यादा गिरी हुई होती है तो दुनिया में मंदी की संभावनाएं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगी और गहरी हो जाएंगी। चीन ने भी स्पष्ट रूप से वजह नहीं बताई है, लेकिन बाजार ये संकेत कर रहा है कि तिमाही के आंकड़े पिछली तिमाही से खराब हो सकते हैं। यूके में नई सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मिनी बजट के नाम पर जो कदम उठाए थे उनमें से अधिकतर कदमों को वापस ले लिया है, क्योंकि फैसलों की वजह से यूके आर्थिक संकट में फंस गया था। प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इसके लिए यूके की जनता से माफी मांगी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद वे प्रधानमंत्री पद पर बनी रहेंगी। लिज ट्रस ने पिछले हफ्ते अपने वित्त मंत्री को हटाकर उस पद पर नए वित्त मंत्री की नियुक्ति की है। सर, कौन कौन से फैसले वापस ले जा रहे हैं और बाजार पर अगर देखें तो क्या प्रतिक्रिया है इन फैसलों की को वापस लेने की? करीब 65 बिलियन पाउंड का एक पूरा मिनी बजट
लिज ट्रस की सरकार ने और उनके वित्त मंत्री जो हटा दिए गए हैं कवासी क्वातेंग ने, उन्होंने एक पूरा $65 बिलियन के अनफंडेड टैक्स कट का प्लान घोषित किया था। और वो टैक्स कट के पीछे ना तो सरकार के पास राजस्व था, ना रेवेन्यू था, सिर्फ और सिर्फ कर्ज था, जिस कर्ज का कार्यक्रम था। और उसने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को अचानक बड़े तूफान में घेर दिया। और उस तूफान का असर हमने पाउंड में गिरावट के तौर पर देखा। बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ी। ब्रिटेन के बाजार में बॉन्ड यील्ड्स बहुत तेज़ी से बढ़ी, शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी, और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ के वित्त मंत्री को जाना पड़ा। अब जो नए वित्त मंत्री आए, उन्होंने पूरा का पूरा कार्यक्रम, जो टैक्स में कटौती का पूरा कार्यक्रम था, उसको सर के बल खड़ा कर दिया। यानी एक बड़ा यू टर्न है। और कल संसद में वो दृश्य देखने वाला था जब इसकी घोषणा हो रही थी और लिज ट्रस वहाँ मौजूद थी, प्रधानमंत्री। अब यहाँ से इस फैसले का बाजार ने स्वागत किया। बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़ा कूल हुई, पाउंड में भी मजबूती आई, क्योंकि बाजार ये मान रहा था कि सरकार के पास अगर बजट नहीं है और फंड्स नहीं है तो उसे ऐसी कोई पॉपुलिस्ट काम नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से बाजार में बैंक ऑफ इंग्लैंड को और ज़्यादा पूंजी छोड़नी पड़े और महंगाई में बढ़ोतरी हो। जो प्रमुख कटौतियाँ की गई हैं उनमें अगले साल अप्रैल तक ऊर्जा की कीमतें या एनर्जी की कीमतें कम करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को भी कम किया गया, और इसके अलावा जो भी टैक्स रियायतें दी गई हैं उनको वापस कर लिया गया है। अब यहाँ से ब्रिटेन की सरकार की दूसरी बड़ी मुहिम शुरू होती है। अब ये काम बाजार को और बैंक ऑफ इंग्लैंड बाजार की ज़रूरत के मुताबिक और बैंक ऑफ इंग्लैंड को दबाव से बाहर रखने के लिए किया गया। इधर अब सब्सिडीज़ जब वापस होंगी और बाजार में बिजली की दरें बढ़ेंगी तो उनका असर ब्रिटेन के आम लोगों पर दिखाई देगा। यह माना जा रहा है कि फ़िलहाल अभी जो ताज़े आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से इस सारे गफलत और घटनाक्रम के बीच में लिज ट्रस सरकार की लोकप्रियता में बुरी तरह गिरावट आई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बना रहेगा या नहीं, इसको लेकर इसी हफ्ते फैसला हो जाएगा। 20 और 21 अक्टूबर को FATF की बैठक होनी है और उसमें पाकिस्तान को लेकर फैसला किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर हो सकता है। पाकिस्तान को 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। उधर रेटिंग एजेंसियां लगातार पाकिस्तान की रेटिंग को घटा रही हैं। हाल ही में मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को घटाकर जंक श्रेणी में डाल दिया है। सर, पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट से बाहर आता है तो इसका उसे क्या फायदा होगा? ये बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि पाकिस्तान को तो दरअसल दबाव ये था पूरी दुनिया का और कई देशों का, जिनका मानना था कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़ है। FATF की ब्लैक और ग्रे लिस्ट उन देशों को इस सूची में डालती हैं जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियां बहुत ज़्यादा हैं, सरकारें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोक पाती और किस्म किस्म के भ्रष्टाचार हैं। ऐसी स्थिति में ग्रे लिस्ट में डाली गई कंपनियों में देशों में खतरा ज़्यादा होता है, ब्लैक लिस्ट में डाली गई देशों में खतरा और ज़्यादा होता है। और इस लिस्ट को देखकर दुनिया की विभिन्न एजेंसियां जो कि कर्ज देती हैं, निवेश करती हैं, रेटिंग करती हैं, वो इस लिस्ट को रेफ़र करती हैं और उसके बाद फैसला लेती हैं। संभावना इस बात की थी पिछले साल तक कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भेज दिया जाएगा, लेकिन चाइना, टर्की और मलेशिया की मदद से पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की और अपने को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाया। अब ऐसा माना जा रहा है, ऐसे संकेत हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 6-7 महीनों में FATF के FATF के जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसे बहुत सारे दस्तावेजों के साथ इस बात को प्रमाणित किया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को रोकने में सफल रहा है और उसे अब ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। जब मीटिंग होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आता है तो उसे IMF की अगली किश्त लेने के लिए, कई सारे देशों के साथ कर्ज के नए अनुबंध करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कर्ज लेने में अब और ज़्यादा दिक्कत होगी। और इसलिए पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह इस ताकत में है कि कम से कम वो इस रेटिंग से, इस रैंकिंग से बाहर आ जाए ताकि पाकिस्तान के डेट की क्राइसिस का कुछ समाधान हो सके। सर, डिफॉल्ट का कितना खतरा है पाकिस्तान के ऊपर? डिफॉल्ट के रिस्क को लेकर मूडीज ने पाकिस्तान की रैंकिंग को जंग कर दिया है। पाकिस्तान में IMF से लोन की किश्त आ गई है तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी सुविधा हो गई है, पर यहाँ दूसरी चुनौती है। यहाँ दूसरी चुनौती $27 अरब का वो लोन है जिसको कि नॉन पेरिस क्लब डेट कहा जाता है। नॉन पेरिस क्लब डेट वो होता है जो एक देश दूसरे देश को देते हैं और जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कर्ज की ट्रांसपेरेंसी नियम हैं वो लागू नहीं होते हैं, और वो नॉन पेरिस क्लब डेट मेनली चाइना का है और चीन से आने वाला है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री की तरफ से संकेत दिया गया है कि वो इस डेट की रीशेड्यूलिंग के लिए चीन से बात कर रहे हैं। किसी किस्म की बड़ी रियायत या कोई बड़ा नुकसान पाकिस्तान इस डेट की रीशेड्यूलिंग में उठाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये डेट अगर रीशेड्यूल नहीं होता है तो इस देनदारी में
पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क है। अब चीन और पाकिस्तान के बीच में इस 27 अरब डॉलर के लोन को की बकायेदारी को टालने के लिए, रिशेड्यूल करने के लिए नई बातचीत शुरू होगी। वैसे IMF के बेल आउट तक पहुंचने के बाद पाकिस्तान की डेट की साख तो वैसे भी कचरा हो ही चुकी है, क्योंकि जब कोई देश IMF के बेल आउट के लिए जाता है तो उसके डेट की रेटिंग का कोई बाजार को फिर उसकी डेट के कर्ज की रेटिंग को कोई महत्व नहीं देता। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया मनी सेंट्रल देखने के लिए। कल होगी फिर मुलाकात आपसे शाम को 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। का तमाम ये संबोधि